हाय गाइस, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं स्टडी धाम यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम अपने उस इंग्लिश ग्रामर सीखने के जो हमारा एक सिलसिला चल रहा था उसके एक नए पड़ाव पे आए हैं, जहां हम देखेंगे कि हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। हालांकि जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो वहाँ इनको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो वहाँ हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन से प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट की जगह आ सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम किन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, किनका ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे और किनका पोजीशन दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो हम देख लेते हैं। हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 टाइप हैं। पहला हम इनको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, दूसरा हमारा जिसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और तीसरा है थर्ड पर्सन। तो यहाँ हम 3 पर्सन की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये होता क्या है, इसको एक सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाना चाहूँ कि जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस वो कहूँ कि मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन के बारे में मैंने कोई बात आपसे कही, तो यहाँ मैं स्पीकर हूँ और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप लिसनर हुए। और मोहन क्या है, जिसके विषय में बात की जा रही है, वो एक थर्ड पर्सन है। तो स्पीकर को जो प्रोनाउन डिनोट करेंगे वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे, लिसनर को जो डिनोट करेंगे वो सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएंगे, और जो जिसके बारे में बात की जा रही है, जो थर्ड पर्सन था, उसको जो है हम थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखेंगे, थर्ड पर्सन से डिनोट करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे फर्स्ट पर्सन में हम देखेंगे कि जैसा मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है, आइए देख लेते हैं इनको। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत मैंने 2 प्रोनाउन का जिक्र किया है, जिसमें सिंगुलर के लिए मैंने आई लिखा है, और आई इस फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो देख रहे हैं कि आई हमारा नॉमिनेटिव केस है, इसका बाद मी एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद हम देख ले रहे हैं माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और माइन हमारा पजेसिव प्रोनाउन को डिनोट कर रहा है। इसी तरह हम देख ले रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत प्लूरल प्रोनाउन जो हमारा वी है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है, और अस हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, और आवर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। जनरली इनको पजेसिव फॉर्म का केस कहते हैं। पजेसिव केस के अंतर्गत ऐसे रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनका एक डिस्टिंक्शन कर दिया है। अभी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों किया है, और ये जानना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा सेकंड पर्सन आता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, या नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से में, दोनों केस में हम यू का प्रयोग करते हैं, जबकि हम पजेसिव एडजेक्टिव के लिए योर का प्रयोग करते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन में के रूप में हम योर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पर्सन में यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर में भी यू रहेगा, प्लूरल में भी यू रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में भी यू रहेगा, और ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव रूप में भी यू ही लिखा जाएगा, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव में योर लिखेंगे और पजेसिव प्रोनाउन में हम योर्स लिखेंगे। ठीक है, आइए अब थर्ड पर्सन देख ले रहे हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो हमारे ही, सी और इट हैं। ही हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज करते हैं, और ये हमारा नॉमिनेटिव केस है। इसका जो, चलिए इसको मैं ब्लू बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ, जो हमारा मैस्कुलिन है इसको मैंने यूँ कर दिया है। ठीक है, तो देख ले रहे हैं ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए आ जाएगा। इतना तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर के बारे में जानकारी होगी। नहीं जानकारी है तो मैं बता दूं कि जैसे हमारा जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं, उसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर यहाँ बोलते हैं, और फेमिनिन जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग,
और न्यूट्रल जेंडर का मतलब न्यूट्रल जेंडर हमारा निर्जीव के लिए उपयोग किया जाता है या जहाँ पे लिंग का निर्धारण ना हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ हम मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। तो ही हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, जो इसका ये नॉमिनेटिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। उसके बाद इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो हिज होगा और पजेसिव प्रोनाउन भी यहाँ हिज ही होगा। इसकी एक वजह ये है कि जब अगर हम देख रहे हैं सब में हमने लगभग यस लगाया हुआ है, लेकिन इसमें अगर लास्ट में यस था, इसकी वजह से अगर हम यहाँ एक और यस लगाते तो कुछ हिसिंग साउंड आती, जिस वजह से ऐसा कुछ नहीं है अब ये। ठीक है, तो हमारा इसको ध्यान देने की बात है कि ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन ही का सेम ही होता है। तो उसके बाद सी है हमारा, ये फेमिनिन जेंडर के लिए आता है। फेमिनिन जेंडर का नॉमिनेटिव केस सी, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर और इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो भी हर है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन हमारा हर्स होगा। उसके बाद देख ले रहे हैं न्यूट्रल जेंडर के लिए इट आएगा, सिंगुलर के लिए इट आएगा और ये नॉमिनेटिव केस में भी इट रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट रहेगा, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी इट्स उपयोग किया जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाएगा, न कि पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। और इसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन में प्लूरल में हमारा जो प्रोनाउन है वो दे है, इसका नॉमिनेटिव केस देम है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देयर है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव और देयर्स है पजेसिव प्रोनाउन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे 3 पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर को डिनोट करता है, सेकंड पर्सन लिसनर को डिनोट करता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको डिनोट करता है। फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया आई, मी, माई और माइन, उसके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के थे और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए वी, अस, आवर्स यूज होते हैं। सेकंड पर्सन में यहाँ सिंगुलर और प्लूरल के लिए यू का ही यूज किया जाता है और यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहते हैं, यू यू। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव योर और पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत हम देखते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन जो है हमारे ही, सी, इट है। ही हमारा मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग होगा, सी हमारा फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होगा और इट हमारा जो है वो न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होगा। तो हम देख रहे हैं ही का हमारा नॉमिनेटिव केस ही है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम है। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हिज है और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही है। इसके बाद आइए देख लेते हैं इसका सी का, सी हर, हर और हर्स। इसी तरह इट्स होता है और इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। प्लूरल में देख रहे हैं दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है, अब आइए इनका अगली स्लाइड में हम देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स कि कहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे। तो आइए हम उनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन किस तरह से यूज होगा और ऑब्जेक्टिव केस में कैसे उनका प्रयोग होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई एब्यूज्ड यू, मैंने आपको गाली दी, तो यहाँ हर सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब होगी, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ हम देख ले रहे हैं कि ये हमने वर्ब को डिनोट किया है और वर्ब के पहले जो भी हमारे नाउन प्रोनाउन यूज होंगे वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, वो सब्जेक्ट होंगे। अगर नाउन है तो जैसा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो एक ही तरह लिखा जाएगा, लेकिन अगर हमारा प्रोनाउन यूज हो रहा है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ठीक है, और
वर्ब के बाद जो हमारा प्रोनाउन लिखा जाएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, यहाँ अब्यूज्ड लिखा है, ये हमारी वर्ब है और इस वर्ब के पहले हमारा आई आया हुआ है जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद देखते हैं इसमें, इधर मैंने यू लिखा हुआ है जो हमारा वर्ब के बाद आया है और वर्ब के बाद आने का मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस होगा और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हमारा ये यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए भी दोनों जगह यू ही प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमारा क्लियर होता है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। फिर मैंने यहाँ यू लिखा है, यू टोल्ड अस ए स्टोरी, आपने हमें एक कहानी, सर तुमने हमें एक कहानी सुनाई। तो यहाँ टोल्ड हमारा वर्ब है और इसके पहले हमारा यू आया है। यहाँ यू हम देख रहे हैं कि वर्ब के पहले आया है तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि यू सेकंड पर्सन के अंतर्गत है और यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में यू ही लिखा जाता है। तो उसके बाद देख लेते हैं, इधर वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए और ये अस लिखा हुआ है, आपको याद आ रहा हो तो मैंने लिखा था कि वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है और उसका ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो ये वही लिखा हुआ है। दोबारा हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ फिर वी का प्रयोग हुआ है और ये एक वर्ब के पहले आया हुआ है तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है। और यहाँ हम देख लेते हैं इसी तरह ये हमारा वर्ब है गेव, दिया, दे गेव हर ए पेन, उन्होंने उसे एक पेन दिया। तो इसके पहले हमारा दे का प्रयोग हुआ है और मैंने फिर से बता दूं आपको कि वर्ब के पहले जो भी हमारा नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमारा एज ए सब्जेक्ट वर्क करेगा। अगर प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो यहाँ दे आप जानते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस में है और इधर हर लिखा हुआ है, ये वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ये फेमिनिन जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन सी का ऑब्जेक्टिव केस है। उसके बाद देख लेते हैं, फिर यहाँ लिखा है सी रोट अ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा। यहाँ सी हमारा इस वर्ब के पहले आया हुआ है जो ये दिखाता है कि वर्ब के पहले जो आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा और ये सी हमारा नॉमिनेटिव केस में है। उसके बाद इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो लेटर दूसरा मी। तो यहाँ देख लेते हैं कि मी जो हमारा है, अभी उनकी बात ना करिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अभी मैं आपको बेसिक यही समझाना चाहता हूँ कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में हम कैसे इनका कहाँ उपयोग करते हैं। तो इसके बाद मी का प्रयोग किया गया है, ये हमारा आई का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना किसी वर्ब के पहले जो भी प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, वर्ब के बाद जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अभी इतना जानिएगा, फिर जब हम इनका एडवांस पोर्शन पढ़ेंगे तब वहाँ हम बहुत बारीकी से हर चीज़ प्रोनाउन जब पढ़ रहे होंगे तो समझाएंगे। लेकिन अभी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जो हमारे ज़रूरी इंग्रेडिएंट हैं, जो एलिमेंट हमको आवश्यक हैं, अभी बेसिक हम बेस तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगले दोस्तों। देखिए अब हम इसका पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है और इसका कैसे प्रयोग किया जाना। मैं आपको बताना चाहूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव जो है हमारा वो किसी नाउन के पहले आएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव जो है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की, तो पजेसिव एडजेक्टिव हमारा जो है वो किसी नाउन के पहले आएगा और वो हमारा कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा पजेसिव प्रोनाउन जो है वो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देख लेते हैं। मगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने लिखा माई और माइन,
ये हमारा एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है। तो इन दोनों में फ़र्क देखना चाहेंगे। तो इसका मतलब होता है माई, मेरा, कहीं हमारा अधिकार दिखाता है, और ये माइन का मतलब होता है, मैंने यहाँ नोट किया, ध्यान दीजिएगा, माई को, माई प्लस नाउन। ये नाउन वो होगा जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हों या ज्ञात हो, तो वो नाउन होगा। तो जैसे आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मैंने लिखा दिस इज़ माई बुक। तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, इस बुक के संबंध में बात कर रहे हैं, जो एक नाउन है। और ये माई जो है इस नाउन का एडजेक्टिव है। ये इसके बारे में बता रहा है कि ये बुक किसकी है, मेरी है। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और अगले में देख रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन। यहाँ क्या है, मैंने कहा था कि जब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो इस नाउन का रिपीटिशन ना हो, इसके लिए हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग करने का मतलब ही है कि नाउन का रिपीटिशन रोकने के लिए। और एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं कि नाउन की जगह प्रोनाउन आएगा, नाउन के बगल में नहीं। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा कि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह आएगा, नाउन को रिप्लेस करेगा, न कि नाउन के बगल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि दिस बुक इज़ माइन। अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ तो इसका मतलब है दिस बुक इज़ माई बुक। लेकिन ग्रामर हमारी कहती है कि नाउन रिपीट नहीं होनी चाहिए, नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस बुक पे यहाँ देखें दिस इज़ माई बुक कहूँ तो आप लोगों को स्पष्ट होता होगा कि हाँ ये कहा जा रहा है कि दिस बुक इज़ माई बुक, इस बुक के बारे में बात हो रही है। और यहाँ हमारा माइन का प्रयोग किया गया है जो पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ये दिखाता है कि ये बुक जो पहले जिसके बारे में बात की जा चुकी है उसी के बारे में ये बताता है कि दिस बुक इज़ माइन। अगर हम यहाँ लिख दूँ कि दिस बुक इज़ माई तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ भी तो ये कह रहे हैं कि दिस बुक इज़ माई, यह किताब मेरी है ना। तो बहुत स्पष्ट रहे कि माई एक एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव जो है वो हमेशा किसी नाउन के पहले आएगा। अकेला एडजेक्टिव कभी नहीं आता, क्योंकि एडजेक्टिव कुछ ना कुछ विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताएगा उसके वो पहले या बाद में भी लग सकता है, लेकिन जनरल पहले ही लगेगा। तो स्पष्ट हो गया होगा कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह उपयोगी है। मैंने आपसे कहा था कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ मैंने लिखा है योर्स इज ओल्ड पेन। अब आपको कुछ समझ में कम आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, योर्स इज ओल्ड पेन। अगर अभी इसको मैं लिख दूँ कि योर पेन, बाकी सब वही रहे, योर पेन इज ओल्ड पेन, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि अच्छा इस पेन की बात की जा रही है कि योर पेन इज ए ओल्ड पेन। ठीक है, योर पेन इज ओल्ड पेन, ये आपका पेन पुराना है। लेकिन अगर मैं यहाँ योर्स लिखूँ तो आपको कन्फ्यूजन था, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ अगर लिखेंगे कि योर पेन इज ओल्ड पेन, आपको एग्जाम में यही सब लिखा मिलता है। अगर मैं लिखूं कि योर पेन इज ओल्ड पेन, तो ये हमेशा गलत होगा। आप इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी सब्जेक्ट की जगह आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये योर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ दिखाना चाहा है कि दिस कार इज चीपर देन योर्स, यहाँ मैंने योर्स लिखा है, तो यहाँ मैंने किसकी बात की है, इस कार की। और दिस कार इज चीपर देन योर, अगर वो यहाँ एग्जाम यही पूछता है कि यहाँ लिखेगा दिस कार इज चीपर देन योर, हम समझते हैं कि वो कह रहा है कि यह कार आपकी कार से सस्ती है।
वाकई कहता भी वही है, लेकिन हम योर का मतलब समझ लेते हैं कि योर कार। तो योर कार हमको नाउन का रिपीटिशन भी अवॉइड करना है, और इधर अगर हम यहाँ लिख दें कि योर कार, तब तो सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन हमें ग्रामर को भी फॉलो करना है कि नाउन का रिपीटिशन नहीं करना है। तो यहाँ हम ये जो पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसको हटा के यहाँ पजेसिव प्रोनाउन करेंगे, जिसका मतलब होगा योर कार। तो इसका मतलब है दिस कार इज चीपर देन योर कार। हम कार की तुलना कार से न करेंगे, ना कि तुमसे करेंगे। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये आगे चल के एक बहुत बड़ी समस्या बनता है। अगर अभी से इसको समझ लेंगे तो हमें कभी ये कंफ्यूज नहीं करेगा। तो आइए देख लेते हैं एक और एग्जांपल, सेव योर टाइम एंड माइंड। मैंने लिखा है सेव योर टाइम एंड माइंड टू। तो इसका मतलब है कि अपना समय बचाओ और मेरा समय भी। कहने का मैं यही कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर एग्जामिनर यहाँ माइंड ना लिख के एग्जामिनर यहाँ माई लिखे कि सेव योर टाइम एंड माई टू, तो यहाँ हमको ये चीज़ अगर नहीं पता होगी कि ये पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है और पजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, इसका कहाँ उपयोग होना है, तो हमको तो लगेगा कि ये भी सही है, और लगता भी है जिसे लिखे कि सेव योर टाइम एंड माई टू, कि अपना समय बचाओ और मेरा भी ना, और मेरा भी। इसका मतलब तो यही है, लेकिन ये यहाँ गलत है। यहाँ माई प्लस टाइम, क्योंकि हम यहाँ अपनी बात नहीं की जा रही है, अपना बचाव करने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ टाइम के बचाने की बात की जा रही। इस नाउन की बात हो रही कि सेव योर टाइम। यहाँ टाइम महत्वपूर्ण है, और इसका तो यहाँ लिखा होना चाहिए। एंड के बाद जब हम किसी को जोड़ते हैं तो हमारा इसी तरह जुड़ेगा कि सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, और अपना समय बचाओ और मेरा भी बचाओ। तो यहाँ हमारा पजेसिव एडजेक्टिव ना आके पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। माइंड का मतलब मैंने आपको यहाँ बता रखा है, माई प्लस नाउन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा देखिए, मैंने लिख रखा है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हो सकता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले होगा, किसी नाउन के पहले होगा, ना कि सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह कभी नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अभी बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि जब हम टेंस शुरू करें तब वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो। अब जब हम एक बार थोड़ा सा टेंस का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, उसके बाद जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तब वहाँ इनको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा और एक एक चीज़ क्लियर कर दूँगा बिल्कुल एडवांस लेवल तक। अभी आप अपना बेस स्ट्रांग करिए बस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो मैंने वीडियो और डाल रखी हैं उनको आप देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि आपको इनको इंग्लिश कमज़ोर है, नहीं आती है, उनको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सबके साथ शेयर करें। क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि जो भी ग्रामीण बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में कोई कठिनाई है, उनको ये वीडियो उन तक पहुंच जाए। तो अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।